बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आरबीआई का म्यूचुअल फंड को 50,000 करोड़ का राहत पैकेज का ऐलान हुआ है। कोरोना संकट के बीच म्यूचुअल फंड को उबारने की कोशिश है ये। और बता दें आपको कि रिडेम्पशन के लिए पैसा ग्राहकों को देने में सहूलत होगी और फ्रैंकलिन टेम्पटन के 6 और साथ ही साथ डेट फंड बंद होने पर फैसला हुआ है। ताजा बंद हुए फंड्स में 933 करोड़ रुपए निवेश था। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इस फैसले का स्वागत भी किया है। तो कोरोना संकट के बीच म्यूचुअल फंड को उबारने की यह कोशिश और एक बड़ा फैसला, राहत देने की कोशिश है। आरबीआई का म्यूचुअल फंड को 50,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज का ऐलान हुआ है और रिडेम्पशन के लिए पैसा ग्राहकों को देने में सहूलत होगी। और हमारे साथ इस वक्त खास पैनल लगातार बना हुआ है और एक बार फिर से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मेरे साथ अर्थशास्त्री विजय सरदाना जी भी जुड़े हुए हैं। विजय साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अगर हम इस खबर की बात करें, आरबीआई ने जो ये राहत पैकेज देने की कोशिश की है या फिर जीएसटी को लेकर के जो जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले ये खबर आ रही है, वो कितनी राहत भरी है? देखिए, दो चीजें बहुत अलग हैं। अगर आप आरबीआई का 50,000 करोड़ जो रिडम्पशन की बात है, आपने देखा होगा फ्रैंकलिन टेम्पटन ने जो 6 डेट फंड्स क्लोज किए हैं, उससे म्यूचुअल फंड होल्डर्स के लिए एक पैनिक सिचुएशन हो गई थी। और अगर रिडम्पशन होता है और म्यूचुअल फंड पैसा नहीं दे पाते हैं तो इससे क्राइसिस बढ़ सकता है। तो जैसे रन ऑन द बैंक की बात होती है, बैंक को लिक्विडिटी दी जाती है, इस समय म्यूचुअल फंड को भी लिक्विडिटी दी गई है। उसका कोरोना वायरस डायरेक्टली उससे कोई लेना देना नहीं है। ये फ्रैंकलिन ने जो डिसीजन लिया है उसके फॉल आउट को मिनिमाइज करने की जरूरत है। ओके। रही बात जीएसटी की, देखिए, जहां तक जीएसटी की बात है और जो सेक्टर सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं जैसे एयरलाइन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, अब जब उनके पास पैसा ही नहीं है और वो नेगेटिव हैं, अपनी सैलरीज दे रहे हैं, ओवरहेड्स बियर कर रहे हैं, इस समय अगर आप उनसे टैक्स लेंगे तो ये अनफेयर है, क्योंकि सर्वाइवल ज्यादा जरूरी है, रेवेन्यू बाद की बात। बेशक। तीसरा सवाल जो पहले भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने या बाकी लोगों ने उठाया है, मेरा ये कहना है कि हर आदमी सरकार से उम्मीद कर रहा है कि सरकार ने सैलरीज घटाने की क्यों बात करी है, बाकी चीजें एम्प्लॉइज की सैलरी की बात घटा रहे हैं। ये कोई नहीं बता रहा कि कोरोना के समय में सरकार रेवेन्यू जनरेट कैसे करे। आप डिमांड तो सब कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि सरकार रेवेन्यू कैसे जनरेट करे। तो मेरा निवेदन है राहुल गांधी साहब से और कांग्रेस के जो इंटेलेक्चुअल लीडर्स हैं कि कृपया ये भी बता दें कि कोरोना में जब इकोनॉमी ठप है, जीएसटी नहीं आ रहा है, आपकी कस्टम्स ड्यूटी कलेक्ट नहीं, बिल्कुल रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो फिर आखिर सरकार क्या करे? सुरेंद्र जी से भी सीधे एक तरह से ये सवाल हो जाता है। मैं अनिला जी से इस पर पूरा जवाब ले लूं, उसके बाद सुरेंद्र जी के पास इसी पॉइंट पर जाऊंगा। अनिला जी, देखिए, शायद विजय सरदाना जी की बात से आप इत्तेफाक रखें, आपकी जो बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, मैं चाहूंगा कि वहीं से आप उसको शुरू करें। जी बिल्कुल। देखिए, मैं विजय जी की सारी पोस्ट पढ़ने का प्रयास करती हूँ। बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं और एग्रीकल्चरस को तो खासतौर से तवज्जो देते हैं, तो इनकी पोस्ट जितनी भी होती हैं उनसे मुझे बहुत नॉलेज मिलती है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जो कांग्रेस है प्रश्न तो उठाती है, परंतु जरा ये भी तो हल बता दें कि ये जो रेवेन्यू जनरेशन है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, पूरे देश का विषय है। वो कहाँ से आएगा? पर उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं सरकार जो है, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो एग्रीकल्चर। अनिला जी, इसमें देखिए एक बात ये भी है ना कि कांग्रेस तो ये भी कहती है कि उनकी जो सलाहें होती हैं, जो भी सलाह दी जाती है, सरकार उस पर गौर नहीं करती है। खर्चों को लेकर के भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे और तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स थे उसमें सरकार के खर्चों पर सवाल खड़े कर रहे थे कि तमाम जो गैर जरूरी मद में खर्च हो रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए, डीए को ना रोका जाए, ये सारी बातें कही गई हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अभी जो कुछ भी गैर जरूरी है ना, कोई भी सरकारें उसका खर्चा नहीं करने वाली। इतनी बुद्धि तो चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, सब रखते हैं कि इस देश में जो गैर जरूरी काम है वो उसके लिए पैसा अभी नहीं है हमारे पास।
तो ये बेमतलब के जो आरोप लगाना है ना, वो गलत है। दूसरी बात ये है कि अभी सैलरी की बात भी करी थी सुरेंद्र जी ने, तो वो महीने में 1 दिन की सैलरी की बात हो रही है, पर उस पर भी अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि सरकारें जो है लगातार जो है राहत पैकेज देते चले आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, एमएसएमई का सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा, 5 पॉइंट उन्होंने अपने दिए। एमएसएमई पे तो ऑलरेडी 1 लाख करोड़ पैकेज पे डिसीजन होने वाला है कि किस प्रकार से, क्योंकि 40% ऑफ इकोनॉमी जो है हमारी एमएसएमई से आती है। तो पर एक अच्छी बात ये है कि विजय जी भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी भी है, तो एक बार चीजें नॉर्मलाइज होने लगेंगी तो हमारी एक जो भारत है वो बहुत बिखरा। वही वाली बात है कि सर्वाइवल जरूरी है इस वक्त, जो कि विजय सरदाना जी भी कह रहे थे, लेकिन इस पर सुरेंद्र राजपूत भी रिएक्ट करना चाह रहे थे। मैं उनके पास भी आऊंगा, और मेरे साथ आम आदमी पार्टी से भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एम वली भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लगातार हम बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर, और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक बार फिर से मंथन कर रहे हैं, चर्चा हो रही है देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्तालाप कर रहे हैं, और हर राज्य की क्या स्थिति है इस पर मंथन हो रहा है। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, ये जो इस वक्त चर्चा चल रही है कई मायनों में अहम है। अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए, उनके क्या नतीजे आए, और अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर बनाए रखा जाए, उसको कैसे सुदृढ़ रखा जाए, इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर के आगे क्या फैसला लिया जाए, ये जो तमाम पहलू हैं इस पर चर्चा हो रही है। संभवतः अंदर से आपको क्या रिपोर्ट आ रही है? देखिए, महत्वपूर्ण बैठक है, और सबसे बड़ी बात की बैठक की शुरुआत अमित शाह जो कि गृह मंत्री है उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने शुरुआत में, मुझे लगता है कि जो जानकारी मिल रही है कि लॉकडाउन को लेकर जो गाइडलाइन बनाए गए थे उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान अलग अलग चीज़ों में छूट दी गई, लॉकडाउन को कैसे सब राज्यों में किस तरह से लागू करना था, और जो एसेंशियल सर्विसेज थे वो किस तरह से लोगों तक पहुंचे, कहाँ क्या दिक्कत हुई, इन सारी चीज़ों को लेकर अमित शाह ने ब्रीफ किया। इसके बाद एक अधिकारी ने बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शुरुआती रिमार्क, जो ओपनिंग रिमार्क होता है, उन्होंने दिया। तो कुल मिला के अगर देखें तो इसमें 2-3 एजेंडे तय थे। एजेंडे में यह था कि जो ग्राउंड रियलिटी है, जो कोरोना संक्रमण के हालात है राज्यवार या फिर यूटी में, यूनियन टेरिटरीज में, वो हालात क्या है और उन लोगों ने इसको रोकने के क्या कदम उठाए हैं। दूसरी बात यह थी कि जो गाइडलाइन है उसको किस तरह से पालन किया गया और उसमें क्या क्या दिक्कतें आई, खामियां आई। और आखिरी जो था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर सबकी नजरें टिकी है, कि 3 तारीख के बाद क्या होगी रणनीति। ये एक ऐसा विषय है, मुझे लगता है कि हालांकि कुछ 6 से 7 राज्यों ने एक तरह से इंडिकेट किया है, उन्होंने मांग की है कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए जहां हालात बिगड़ रहे हैं, महाराष्ट्र जैसे जगहों में। लेकिन कुछ राज्य जो कि ये कह रहे हैं कि उन्हें आर्थिक पैकेज दिया जाए। कुल मिला के अगर देखें तो स्थिति जो आज है, जो तमाम प्रधानमंत्री तमाम मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगने वाले हैं कि उनके राज्यों के हालात के आधार पर वो सुझाव दें कि लॉकडाउन को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, और अगर बढ़ाना है तो कितनी शर्तों के साथ किन किन चीजों में और छूट दी जा सकती है राज्यवार। क्योंकि एक तरफ से जान है जहान है की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी, जो 11 तारीख को बैठक हुई थी, जिसके बाद लॉकडाउन को बढ़ाया गया था। तो ऐसे में महत्वपूर्ण है कि लोगों की जान तो बचानी है। कल भी प्रधानमंत्री मन की बात जब की, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि लोगों की जान को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी आगाह किया था कि लोग इसको हल्के में न ले, ये न सोचे कि उन तक नहीं पहुंच सकता है। तो मुझे लगता है जो हालात हैं, लॉकडाउन बढ़ने के हालात ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो नंबर्स हैं, माफ कीजिएगा, जो नंबर्स हैं, जो संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार आ रही है, वो लगातार बढ़ी रही है, उसमें कटौती नहीं हो रही है। ये एक आशंका है, देखते हैं कि आखिर फैसला क्या होता है, क्योंकि संभवतः आज मंथन हो लेकिन इस पर अंतिम फैसला 1-2 दिन बाद हो। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और बता दें कि दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल से खबर, पड़पड़गंज अस्पताल में अब तक डॉक्टर समेत 33 हेल्थ केयर स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अस्पताल प्रशासन ने अपने सारे स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया था, उसके बाद ये नंबर सामने आए हैं। अस्पताल के 33 हेल्थ केयर स्टाफ हैं जो कि कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, और संक्रमित मेडिकल स्टाफ को मैक्स साकेत अस्पताल में अब भर्ती करवाया गया है। ये अपने आप में बेहद अहम खबर, क्योंकि लगातार जो मेडिकल स्टाफ हैं वो भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, और मैक्स हॉस्पिटल से ये इस वक्त जो 33 मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं
वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय आने वाले वक्त में बनेंगे, क्योंकि ये कोरोना वॉरियर्स हैं और कोरोना वॉरियर्स का कोरोना से संक्रमित होना अपने आप में चिंता को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। हालांकि इन्हें अब दिल्ली के मैक्स साकेत में शिफ्ट करके उन्हें भर्ती किया गया। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्या एहतियाती कदम इसके बाद उठाए जा रहे हैं? चिंता का विषय है और ऐसे में कुछ ही दिन पहले हॉस्पिटल में इन लोगों की जांच कराई गई थी और उसके बाद ये सारा मेडिकल स्टाफ जो है जिसमें से ये लोग फिलहाल संक्रमित हुए हैं, इनको साकेत में शिफ्ट किया गया है। और इसके अलावा अब ये भी जांच की जा रही है कि ये लोगों के संपर्क में आए थे, किनके संपर्क में आए केसेस हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो फिलहाल ये इस बात की जरूर चिंता है कि ये एक जनरली टेस्ट करवाया गया था हॉस्पिटल से जिसमें तमाम लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब इस बात पे जरूर जोर आजमाइश रहेगी कि आखिर कौन कौन लोग संपर्क में आए हैं, कौन कौन नहीं आए। लेकिन लगातार अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक बार फिर से अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है और बीजेपी से इस वक्त अनिला सिंह जी हमारे साथ नहीं है, बल्कि शाजिया इल्मी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। शाजिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर। लेकिन मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, जो बात अनिला सिंह जी कहकर गई हैं ब्रेक से पहले, उस पर रिएक्शन ले लेते हैं सुरेंद्र राजपूत जी से, और फिर मैं संदीप जी आपके पास और डॉक्टर एम्बली आपके पास भी आऊंगा। लेकिन सुरेंद्र जी, आप जवाब देना चाह रहे थे कि रेवेन्यू आखिर बढ़ाया कैसे जाए, किस किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, डीए नहीं कटना चाहिए, खर्च नहीं करने चाहिए, यह बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू कहां से आए सरकार के पास? सऊद भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत शुक्रिया अनिला जी का कि कम से कम उन्होंने ये बात पूछी। और काश अगर ये बात 6 साल पहले से अब तक लगातार अगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और चिदंबरम साहब से पूछी होती तो आज की डेट में ये परिस्थिति नहीं आती। मैं 3-4 चीजें आपको बताता हूं, बड़े ही सार्थक सुझाव हैं। सारी चीजें, राजनीतिक विद्वेष अपनी जगह, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह। आज जो है हमारे पास 3 बड़ी चीजें जो हमारे पक्ष में है। नंबर 1, पिछले 6 साल से लगातार क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑन एंड एवरेज लगभग 30 से $40 के, उसमें आज तो खैर $0 पर है। तो सच्चाई यह है कि लगभग इस वर्तमान सरकार ने पिछले 6 साल में लगभग 22 से 24 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं। एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके वो पैसा लगाया जा सकता है, वो पैसा कहां है, इस चीज के बारे में जरूर श्वेत पत्र आना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो नई संसद बनाने की बात है और नए एमपी क्वार्टर्स बनाने की बात है, उन दोनों चीजों में लगभग आकर के 35 से 40 हजार करोड़ रुपया ऑलरेडी उनके फंड में पड़ा हुआ है। वो फंड आपदा प्रबंधन में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जितना पैसा 2 साल में आप कर्मचारियों के डीए से और तनख्वाह से काटेंगे, उस पैसे की टोटल भरपाई लगभग 25,000 करोड़ है और 35,000 करोड़ आपके पास ऑलरेडी उस फंड में पड़ा हुआ है। संसद बाद में बन जाएगी, आप उस पैसे को इधर शिफ्ट कर सकते हैं आपदा प्रबंधन में। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी आप उसकी बात करेंगे कि पीएम केयर फंड में लगभग आज की डेट में 50,000 करोड़ से ज्यादा इकट्ठा हो चुका। कितना है हमें नहीं पता, ये शाजिया जी आई हैं, शाजिया जी बताएंगी। उस पैसे का इस्तेमाल आप पूरी तरीके से सारे उसमें किया जा सकता है। और इसके अलावा आरबीआई से आप कहीं ना कहीं बैंकों के नाम राज्यों को 0% इंटरेस्ट पर एक विंडो खोल सकते हैं ताकि राज्य अपनी बोरोइंग ले सके और राज्यों का जितना पैसा बैलेंस है केंद्र सरकार के ऊपर, सारे राज्यों का है, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो। किसी का 30,000 करोड़ है, किसी का 6,000 करोड़ है। वो पैसा सारे के सारे अगर राज्यों को आप दे देंगे तो सच्चाई यह है कि कर्मचारियों का पैसा नहीं काटना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी का वो जो सुझाव है कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स अपनी लोगों को सैलरी दें, तनख्वाह क्या नाम उससे ना निकालें, तो निश्चित तौर पर वो लोग भी बाध्य होंगे। आज की डेट में प्रधानमंत्री जी स्वयं तो अपने कर्मचारियों की सैलरी काट रहे हैं और दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो पैसा जो है सैलरी का दे दे, तो कैसे संभव है। तीसरी चीज, एक बात और सऊद भाई, जल्दी से, जो मध्यम और लघु उद्योग हैं, उन मध्यम और लघु उद्योगों के लिए तो आपको पैकेज देना ही पड़ेगा और मजबूत पैकेज देना पड़ेगा। और वर्तमान सरकार किसानों के लिए अभी तक
एमएसपी उसने अभी घोषित नहीं किया ठीक है। बहुत कम दामों पर किसानों के उपज जा रही है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना। ठीक है, मैं शाहजहां जी से इस पर जवाब लूं या फिर विजय सरदाना जी इस पर आपसे भी एक्शन लेना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं जरा संजीव जी आपको इस चर्चा में लाना चाहूंगा कि जो बात सामने आ रही, देखिए एक तरफ तो यह मंथन चल रहा है, इसमें जाहिर सी बात है इन विषयों पर भी बातचीत चल रही है। अर्थव्यवस्था इस वक्त इस पूरी बातचीत में, इस मीटिंग में, इस मंथन में बहुत बड़ा विषय रहने वाला है। और सुरेंद्र जी जो बात कह रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, या फिर अर्थव्यवस्था पर ज्यादा फोकस ना करके बीमारी से लड़ने को लेकर के जो बात है, लॉकडाउन के विषय में जो बात है, उस पर ज्यादा बात होनी चाहिए? इसकी चर्चा आप सब लोग कर रहे हैं। जो सुरेंद्र जी सुझाव दे रहे हैं वास्तव में वो सुझाव लेने योग्य है। मुझे लगता है कि इसके सपोर्ट बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल स्मॉल इंडस्ट्रीज के लोग, मिडिल इंडस्ट्रीज के लोग, चाहे किसान हो। तो मुझे लगता है कि सब सारी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हम सब लोगों का भी मानना है कि जहां जान है तो जहान है। मुझे लगता है कि सबसे जरूरी है कि अब इस कोरोना के संकट से हम लोग कैसे उभरें। अगर हम सब लोग लगभग 1.25 महीना 1.5 महीना लॉकडाउन में रहे, उसके जो इम्पैक्ट इकोनॉमी पड़ना था वो तो पड़ चुका, लेकिन अभी कोई ऐसा स्टेप ना ले कि उससे और बुरा हो जाए और फिर ये 1.5 महीने का लॉकडाउन में जो हम लोग घर बैठे उससे कोई फायदा भी ना हो। तो मुझे लगता है दोनों चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। लोगों को जान बचना भी जरूरी है। चैलेंज तो वही है कि दोनों चीजों में कैसे सामंजस्य बिठाए रखा जाए और दोनों चीजें भी कम से कम बैलेंस हो। शाहजहां जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले सरदाना साहब, मैं जो सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे हैं, आपने ही ये बात कही कि सब लोग ये कहते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू कहां से आए, इस पर कुछ जो पॉइंट्स सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे थे उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए ऐसा है, कितने प्रैक्टिकल है वो? देखिए वो मैं वही कह रहा हूं, जो इन्होंने बताया वो टोटल 75,000 करोड़ की बात है। मैं उससे सिंपल आपको देता हूं जिससे आप 10 लाख करोड़ की लिक्विडिटी मार्केट में दे सकते हैं। ओके, प्रॉब्लम ये है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि एमएसपी की बात, जब बात आती है मार्केटिंग रिफॉर्म्स की, तो स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग कांग्रेस गवर्नमेंट ये कहती है एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। लेकिन जब बात आती है कंपनसेशन की या किसी फाइनेंशियल गेन की, तब सब सरकार, केंद्र सरकार की तरफ देखते हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट को बोलिए ना एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, फार्मर को कंपनसेट करें। क्या कांग्रेस मानेगी इस बात को? वो तब कहेंगे कि नहीं साहब आप सेंटर से लीजिए। लेकिन जब हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात करते हैं तब ये सारे लोग कहते हैं नहीं रिफॉर्म मत करिए, ये हमें करने दीजिए। ये जिस तरह के डबल स्टैंडर्ड है हमारी पॉलिटिक्स के, ये इस देश के लिए घातक है। जहां तक बात है रेवेन्यू की, देखिए मेरा ये कहना है कि आप बांटना बंद करिए। आप बैंकों से कहिए कि आप अगले 1 साल तक पूरी इंडस्ट्री को जो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो आप टैक्स फ्री दीजिए, और जो टैक्स है, जो सरकार के पास रिजर्व्स हैं, वो जो इंटरेस्ट है, जो मेरा ये कहना है कि जो वर्किंग कैपिटल है वो इंटरेस्ट फ्री दीजिए, और इंटरेस्ट सरकार पे करेगी। आपके पास जो ये बता रहे हैं नागर साहब, ये 75,000 है, और जो मैं कह रहा हूं बगैर खर्चे के आपको 10 लाख करोड़ रुपए मार्केट में लिक्विडिटी आ जाएगी। सुरेंद्र राजपूत जी, ये सुझाव ठीक है, इस पर अमल करना चाहिए सरकार को? देखिए दो बातें बड़ी स्पष्ट। देखिए सरकार को अगर वो टैक्स फ्री कहीं किसी भी तरीके से या इंटरेस्ट फ्री लोन देती है एमएसएमईज को, तो निश्चित तौर पर वो स्वागत योग्य कदम होगा। लेकिन विजय सरदाना जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, मुझे ऐसा लगता है कि उस पर विजय सरदाना जी चूंकि किसान नहीं है इसलिए बोल नहीं पाते, सब पढ़े लिखे लोग हैं, और हाँ, अर्थशास्त्री लोगों को किसान शास्त्र नहीं समझ में आता है। सच्चाई यह है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को और स्टेट सब्जेक्ट एमएसपी जो है वो केंद्र का सब्जेक्ट है, आदरणीय विजय सरदाना जी, और केंद्र सरकार ही फसलों का मूल्य तय करती है, ताकि गेहूं की जो उपज है पंजाब में जो दाम है वही दाम नागालैंड में भी मिल सके। ठीक है, नहीं विजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए अब शाहजहां जी से भी रिएक्शन ले लेता हूं मैं। शाहजहां जी देखिए यहां पर बात जो है इस वक्त, आप किसान आयोग को, आप इस वक्त किसान, हाँ मैं आता हूं सुरेंद्र जी, देखिए बात आ गई आपकी।
अभी जो बातचीत चल रही है किसान को लेकर के आप कृपया राजनीति ना कराएं। आपकी भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता है, उसको आप रखिए, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। इस वक्त लेकिन किसान को लेकर के आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके की अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसमें देखिए तमाम तरह की बातचीत होगी और कैसे आगे लॉकडाउन को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, आगे क्या कदम उठाने हैं, अभी तक की क्या स्थिति है, और जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था भी उसमें सबसे अहम विषयों में से एक विषय है। इस वक्त भी हम लगातार बातचीत अलग अलग विषयों की कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस वक्त हम अर्थव्यवस्था पर ज्यादा बात कर रहे हैं कि किस तरीके से राहत दी जा सकती है, कैसे नहीं दी जा सकती। तमाम तरह के जो उपाय हैं सुरेंद्र राजपूत जी दे रहे हैं, विजय सरदाना जी भी अपनी तरफ से बात रख रहे हैं, लेकिन क्या सरकार की प्राथमिकता है? क्योंकि जान है तो जहां नहीं वाली बात जो है उसको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस पैंडेमिक से हमें कैसे निजात मिले, इससे कैसे हम बाहर निकले, ये पहली प्रायोरिटी है। साथ साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखना है। बिल्कुल, और यही जो आप बात कर रहे हैं, जान की भी, जहान की भी, लाइव्स की भी और लाइवलीहुड्स की भी, उन दोनों के बीच में जैसे कि आपने कहा सामंजस्य बनाना है, संतुलित तौर से इस बात को आगे रखना है। यही सबसे बड़ी चुनौती है केंद्रीय सरकार की भी और राज्य सरकारों की भी। और मुझे लगता नहीं है कि इतने संजीदा वक्त में और इतने संवेदनशील वक्त में जिस नाजुक मोड़ पे हम लोग हैं, तो हम लोगों को ज्यादा इसमें राजनीति भी करनी चाहिए और हमें अपनी अपनी सरकारों पर और सेंटर स्टेट का जो पूरी टीम है उस पर पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए, पूरी तरह से एतमाद होना चाहिए कि जो कुछ भी फैसले लिए जाएंगे वो इन दोनों चीजों को के मद्देनजर बेहतरी के लिए ही किए जाएंगे। क्योंकि इस वक्त किसी तरह से डिमोरलाइज करना, आक्षेप लगाना और जो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड चीजें हैं जैसे कि सेंट्रल विस्टा का प्रोग्राम है और उसको जोड़ना, मुझे लगता नहीं है वो इसमें किसी तरह की संजीदगी या संवेदनशीलता नजर आती है। मुझे लगता है लेकिन देखिए जो विषय है शाजिया जी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अर्थव्यवस्था के अगर हम पैटर्न पर बात करें, डीए की बात उठाई गई कि डीए क्यों काटा गया, और सुरेंद्र राजपूत जी ये कह रहे हैं कि आप अगर कर्मचारियों का कहीं ना कहीं अगर डीए काटेंगे तो उनका हौसला जो है वो कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट पड़ेगा। आप दूसरे तरीके अपना सकते हैं। विजय सरदाना जी भी उन्हीं तरीकों की ही बात कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल, और हम सब लोगों को कहीं ना कहीं अपना सैक्रिफाइस करना है। तो प्राइवेट सेक्टर में हो रही है इस तरह की चीजें। बहुत से लोग को सरकार की तरफ से ऑर्डिनेंस नहीं है कि उनकी तरफ से किया जाए, और ना ही प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा हस्तक्षेप किया जा सकता है। वहां पे अपनी मार झेल रहे हैं लोग। तो उस तरह से चाहे उच्च स्तर के लोग हो, चाहे किसी भी लेवल के एम्प्लॉयज हो, थोड़ा अपने कटौती बर्दाश्त कर रहे हैं। हम सब लोग कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। दुनिया में हर एक इंसान कर रहा है। बहुत से लोग जिनके फंड्स चाहे इक्विटी में हो, कहीं पे हो, वो भी परेशान है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप देख रहे हैं शेयर बाजार की क्या हालत है। मुझे लगता है चाहे कर्मचारी हो सरकारी, चाहे प्राइवेट सेक्टर में लोग हो, मुलाजिम हो, उनको कहीं ना कहीं मार झेलनी पड़ रही है। आप भी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां जो हैं, शाजिया देखिए सरकार की तो यही जिम्मेदारी है कि वो जो मार है वो कम से कम कैसे हो सकती है, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं उसे हम। सिर्फ सरकार को राजस्व की फिक्र करनी चाहिए, टैक्स की फिक्र करनी चाहिए सिर्फ, बल्कि और बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होगा। जैसे कि अभी सुरेंद्र जी ने बताया, उनके कुछ सुझाव बहुत ही अच्छे थे। एक बफर की वो बात कर रहे थे, जो बचत हुई है तो उसको इस्तेमाल किया जाएगा और एक कैलिब्रेटेड तरीके से किया जाएगा। एक स्टिमुलस दिया गया है, तो हर एक मोड़ पर, हर एक फेज के बाद किस तरीके तो सुरेंद्र जी ऐसा नहीं है कि इन उपायों पर गौर नहीं किया जा रहा है, इन चीजों पर फोकस नहीं किया जा रहा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।